हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीके पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन नंबर सी विमुद्रीकरण एंड ऑप्शन नंबर डी मौद्रिकरण। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण से तात्पर्य ऐसी आर्थिक गतिविधि में से है जब सरकार बाजार में प्रचलित मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करते हुए उसके स्थान पर नई मुद्रा को परिचालन में लाती है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 42 है, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1978, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1980 एंड ऑप्शन नंबर डी 1991। तो इसकी जो शुरुआत है आपकी 1975 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बच्चों की पोषण व स्वस्थ स्थिति में सुधार करना, माताओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना इत्यादि उद्देश्य रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, बफर स्टॉक अवधारणा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी 4थी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4थी पंचवर्षीय योजना। बफर स्टॉक की अवधारणा की शुरुआत 1969 टू 74 के दौरान की गई थी। बफर स्टॉक एक ऐसी अवधारणा है जिसके उतार चढ़ाव से बचने के लिए तथा आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन नंबर ए खाद्य निगम अधिनियम 1964, ऑप्शन नंबर बी खाद्य निगम अधिनियम 1970, ऑप्शन नंबर सी खाद्य निगम अधिनियम 1968 एंड ऑप्शन नंबर डी खाद्य निगम अधिनियम 1965। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए खाद्य निगम अधिनियम 1964। भारतीय खाद्य निगम एवं संवैधानिक निकाय है जिसका गठन खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 2018 में आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किए गए नोटों का कितना प्रतिशत हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था? ऑप्शन नंबर ए 99%, ऑप्शन नंबर बी 99.3% एंड ऑप्शन नंबर सी 96.7%, ऑप्शन नंबर डी 94%। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 99.3%। 2016 अक्टूबर को भारत में रुपी 17.77 लाख करोड़ मुद्रा परिसंचरण में थी। मूल्य के आधार पर 31 मार्च 2016 को आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट के अनुसार परिसंचरण में नोटों की कुल कीमत रुपी 16.42 लाख करोड़ है, जिसमें से 86% अर्थात रुपी 14.18 लाख करोड़ 511,000 के नोट है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, भारत में 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी में कौन कौन से लाभ हुए? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल लेन देन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों के मूल्यों में तुलनात्मक रूप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विमुद्रीकरण का अल्पकाल में अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विमुद्रीकरण ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विमुद्रीकरण के कारण प्रत्यक्ष करों में भी वृद्धि हुई है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की कुल संख्या लगभग 16.4 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2019 टू 20 में बढ़कर 24.2 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस हिसाब से नोटबंदी लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की संख्या व मात्रा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में जब्त किए अधिकांश नोटों में से मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए 100 रुपी, ऑप्शन नंबर बी 500 रुपी, ऑप्शन नंबर सी 1000 रुपी, ऑप्शन नंबर डी 10 रुपी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए
₹100। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1920 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में नोटों जब्त किए गए अधिकांश नोटों में एक ₹100 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में असत्य है? फर्स्ट, इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन और महिला सशक्तिकरण है। सेकंड, इस योजना को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के लाभार्थी बीपीएल परिवारों की महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर बी कथन 1 व 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी कथन 3 व 4 असत्य है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए केवल कथन सेकंड असत्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में आपकी स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य था स्वच्छ ईंधन और महिलाएं सशक्तिकरण। लाभार्थी थे इसके बीपीएल परिवार की महिलाएं और लाभ जो मिला है निःशुल्क मिला है एलपीजी गैस के कनेक्शंस और प्रति कनेक्शन सब्सिडी जो मिली है इसकी ₹1600 मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2000 में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जाति व जनजाति को इसमें वरीयता प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को की गई थी। अप्रैल 1999 में इससे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के सम्मिलित किया गया था। सभी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू करी गई थी और राजस्थान में यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी 5वीं योजना। ऑप्शन नंबर सी 4थी योजना। ऑप्शन नंबर डी दूसरी योजना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं योजना। डीपी धर मॉडल पर आधारित 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 में ही सरकार द्वारा गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ का नारा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई थी, लेकिन 1978 में आपातकाल के कारण यह पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 120, ऑप्शन नंबर सी 266 एंड ऑप्शन नंबर डी 110। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान से कहीं उल्लेख नहीं है, यह वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रचलित है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। नंबर 52 है, बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी मद पर गत वर्ष खर्च किए गए खर्च को शून्य मानकर नए सिरे से बजट आवंटन किया जाता है और क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आउटकम बजट। ऑप्शन नंबर बी शून्य आधारित बजट। ऑप्शन नंबर सी निष्पादन बजट। ऑप्शन नंबर डी संतुलित बजट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी शून्य आधारित बजट, इसको जीरो बेस्ड बजट भी कहते हैं। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी मद पर गत वर्ष खर्च किए गए खर्चे को शून्य मानकर नए सिरे से बजट आवंटन किया जाता है, इसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली, सनसेट बजट सिस्टम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वित्तीय वर्ष में सूर्यास्त पर प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उसके प्रत्येक क्रियाकलाप व उपलब्धियों को लेखा जोखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण अल्प रोजगार। ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारत में हर तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर बी आयु संरचना। ऑप्शन नंबर बी अनुकूलतम जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी आयु संरचना।
जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को आयु संरचना कहा जाता है। आयु संरचना शारीरिक व जैविक विशेषताओं से संबंधित है। मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास, युद्ध, दुष्य आदि आयु संरचना को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए रोजगार सहित समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी समावेशी समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी रोजगार विहीन समृद्धि, ऑप्शन नंबर डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोजगार विहीन समृद्धि। वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन पर स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों से उसे अनुपात में वृद्धि नहीं होती, उसे रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। इस तरह की समृद्धि केवल बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है तथा इसमें रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न नहीं होते हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 5 प्रकार की समृद्धि की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक माना गया है: जॉबलेस, फ्यूचरलेस, रूटलेस, वॉइसलेस एंड रूथलेस। सी क्वेश्चन नंबर 56, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस संघ की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यह राजनीतिक पार्टी CPI 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 1 मई। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 को से मानी जाती है। पहले मजदूरों को चोट लगना, कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाना, कार्य में घटे अधिक या निश्चित नहीं होने के कारण मजदूरों के एक अमेरिकन संघ द्वारा 1884 में शिकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन से मजदूरों के लिए वैधानिक समय 8 घंटे निर्धारित किए गए। सी क्वेश्चन नंबर 58, आर्थिक समृद्धि और रोजगार स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोर स्फीति, ऑप्शन नंबर बी निष्पंदन स्फीति, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति। आर्थिक समृद्धि और रोजगार स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। सी क्वेश्चन नंबर 59, बजट पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत किस चरण के साथ लेखानुदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुतीकरण के समय, ऑप्शन नंबर बी अनुदान मांग के समय, ऑप्शन नंबर सी विनियोग विधेयक के समय, ऑप्शन नंबर डी वित्त विधेयक के समय। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुदान मांग के समय। बजट पारित करने की प्रक्रिया के तीसरे चरण अनुदान मार्ग पर चर्चा के साथ लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। लेखानुदान वित्त वर्ष में उस समयवादी के आवश्यक व्यय के दायित्वों को पूरा करने के लिए है जिसके लिए अभी संसद अनुमति प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए उसके लिए लाया जाता है। इसकी वैधता अधिकतम 6 माह की होती है। इसका संबंध बजट के व्यय पक्ष से होता है। सी क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर बी कैलकर समिति, ऑप्शन नंबर सी अभिजीत सेन समिति एंड ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल समिति। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल समिति। एक निश्चित समय सीमा में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी मुद्रास्फीति कहलाती है। यह थोक बाजार की कीमत सूचनाओं पर आधारित है। इसका उपयोग भंडारकर्ता, थोक व्यापारी व संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व में मुद्रास्फीति की आधिकारिक माप के लिए WPI का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान में नहीं किया जाता है। उर्जित पटेल समिति ने WPI के स्थान पर CPI को मुद्रास्फीति के आधिकारिक माप बनाने की मांग की थी। इसकी कार्यदल का सिफारिश के आधार पर WPI के स्थान पर CPI को आधिकारिक माप का आधार मान लिया गया था। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन।